जय हिंद दोस्तों। पिछला टेस्ट हमने हिंदी में डिस्कस किया था और ये भी टेस्ट हम हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पीछे जो सेट नंबर 4 था वो समझ में आया होगा। तो हम लोग सेट नंबर आज जो है जेएसएससी का वो सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण बाह्य कोण 115 डिग्री है। कोई भी त्रिभुज है जिसका बाह्य कोण जो है कितना है, तो वो हमारा 115 डिग्री है। और एक आंतरिक सम्मुख कोण 45 डिग्री है। एक, क्योंकि किसी भी बाह्य कोण का दो आंतरिक सम्मुख कोण होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है ये हमारा ट्रायंगल है और ये इसका बाह्य कोण है। मान लीजिए ये हमारा बाह्य कोण है। ये यदि हमारा बाह्य कोण P है तो इसका जो होगा आंतरिक सम्मुख कोण जो होगा वो होगा हमारा एक ये हो जाएगा और एक हमारा कौन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। क्लियर है? एक कौन हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ये येलो कर देते, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। मान लीजिए इसके पास x लिख देते हैं और इसके पास हम लोग क्या लिख देते हैं, y। तो क्या होता है, ये हमारा बाह्य कोण है और ये हमारा आंतरिक सम्मुख कोण है। तो फॉर्मूला जो लॉज जो है, रूल जो है वो कहता है आंतरिक सम्मुख कोणों का योग। दो आंतरिक सम्मुख कोण होंगे, आंतरिक सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के योग के इक्वल होता है। तो बाह्य कोण कौन है, P। मान लीजिए अभी x पे आप मान लीजिए जो एक x को आपने मान लिया है 45, कितना मान लिया है 45 डिग्री, और P को आपने मान लिया है कितना 115। बाह्य कोण तो यही है। तो मान लीजिए x के जगह पे अब आपने रखा 45 डिग्री प्लस y है और ये आपका है 115 डिग्री। कितना डिग्री है, 115 डिग्री। तो y जो होगा हमारा 115 डिग्री माइनस कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। अब जब आप इसे करेंगे तो ये जो हमारा आएगा ये कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा, तो एक आंतरिक सम्मुख कोण जो था, एक तो दिया था, दूसरा जो आंतरिक सम्मुख कोण था वो कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री आ गया। वो कितना डिग्री आ गया, तो 70 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से, तो अगला एंगल जो है और कहता है अदर, कह रहा है सम्मुख कोण हो, तो अब कह रहा है अन्य दो कोणों का माप बताइए। तो एक कोण ये हो गया, तो ये तो गिवन है ये। अब बचा ये, तो इस कोण का जो मेजरमेंट है वो हम लोग मान लेते हैं रेखिक युग्म से, लीनियर पेयर से। रेखिक युग्म बोलते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में ये एंगल और ये एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 180 में से 115 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा आपको 65 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, 65 डिग्री। तो देखिए आपका किस ऑप्शन में 70 और 65 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। क्लियर है? दो शेप है, मतलब एक वर्ग यानी कि और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप बताइए क्या हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर यानी कि वर्ग आकार का एक शेप है और एक आयताकार आकार का एक शेप है। जो दोनों शेप का जो एरिया है वो आपस में इक्वल है। और कह रहे हैं जो आयत का जो लेंथ है वो वर्ग के लेंथ से 10 मीटर जो है, सॉरी 10 सेंटीमीटर जो है अधिक है, तथा आयत का जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो 5 मीटर कम है। तो आप आयत का परिमाप बताइए क्या होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, और एक हम लोग आयत बना लेते हैं। क्लियर है? और दोनों का एरिया आपस में क्या है, तो एरिया इक्वल है।
ये एरिया जो है आपस में, इनका एरिया क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एरिया इक्वल है। मान लीजिए ये क्वेश्चन में कह रहा है जो इन दोनों भाई साहब का क्या कह रहा है, एरिया इक्वल है। अच्छा, स्क्वायर का लेंथ इक्वल होता है, आप जानते हैं वर्ग का प्रत्येक भुजा समान होता है। तो मान लीजिए हम इसकी भुजा अभी एक्स मान लेते हैं, क्लियर है, प्रत्येक भुजा इसकी एक्स हो जाएगी, क्लियर। तो अब देखते हैं रेक्टेंगल का। तो आप जानते हैं जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल यानी कि जो हमारा आयत है उसकी जो भुजा है वर्ग से कितना सेंटीमीटर ज्यादा है, तो 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे x प्लस 10। और जो वृत्त है वो वर्ग से कितना मतलब कम है, 5 सेंटीमीटर कम है। तो x माइनस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज। अब कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप इसका परिमाप बताइए क्या हो। तो आप एरिया वर्ग का जानते हैं, साइड्स का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, साइड क्या है x, x इंटू एक्स, और इसका एरिया जानते हैं l इंटू बी। तो l कितना है हमारा, x प्लस 10 है, और कितना है x माइनस 5। हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे लिए हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी हमारे लिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 10 5 जा कितना हो जाएगा 50। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अब देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब हुआ क्या, इधर 0 है, तो अब 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 5x माइनस कितना हो गया 50। तो हम क्या करते हैं, माइनस 50 उधर चला जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा 5x। तो 5 से कितने टाइम्स में हो जाएगा, 10 टाइम्स में। तो x इक्वल्स टू कितना मिल गया हमारा 10। क्लियर है। जब x 10 आया तो आयत का जो परिमाप होता है, किसका, आयत का परिमाप आप जानते हैं, आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो आपको पता है 2l कितना है, x प्लस 10, और b कितना है x माइनस 5। तो 2 इंटू 2x प्लस कितना हो जाएगा 5। तो अब x का वैल्यू आप रखिए, तो x का वैल्यू कितना है 10। तो 2 इंटू 10 प्लस 5, तो अगर ये 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 5 25। 25 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 50 है या नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। तो अब देखिए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आपको सॉल्व करने आता है तो आप जितनी बातों को हमने लिखा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2 लाइन में आंसर आ जाएगा हमारा, तीसरा लाइन में। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट आपका है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे यानी 43 पे। कहता है किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले जानेंगे कि ये समचतुष्फलक होता क्या है। तो समचतुष्फलक जो है यह एक पिरामिड है। ये एक स्पेशल टाइप का पिरामिड है। कैसा स्पेशल टाइप का, तो ऐसा पिरामिड जिसका बेस जो है हमारा त्रिभुजाकार हो, मतलब ट्रायंगुलर हो, त्रिभुजाकार हो। तो ऐसे पिरामिड को हम लोग चतुष्फलक कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुष्फलक, मतलब टेट्राहेड्रन बोलते हैं। तो अब देखिए इसका ईच साइड जो है वो आपको गिवन है, कितना सेंटीमीटर है 12। ठीक है, ईच साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर है। तो कहते हैं समचतुष्फलक का आयतन बताइए क्या होगा। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है √2/12 इंटू साइड क्यूब। क्या होता है, साइड क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा √2/12, साइड है इसका 12 इंटू 12 इंटू 12। तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 144√2। क्लियर है, 144√2 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, बहुत क्वेश्चन का जो ये जो फॉर्मूला है ना ये चेंज रहता है। तो वो कैसा लिख देता है, तो 6/√2 भी कर देगा और साइड का क्यूब कर देगा। तो ये आप इसमें कहीं से फंसेंगे नहीं। ये या ये लिखें या ये लिखें, ये रेशनलाइज करके लिखा गया है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अगर आपको प्रत्येक n संख्याओं का योग, कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि मालूम है तो आप औसत आराम से निकाल सकते। तो योग कितना है? अगर हम योग की बात करें, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1 कितना होता है 2। तो यदि औसत निकालना है तो इसकी संख्या कितनी है n। तो यदि औसत चाहिए इसका यानी कि एवरेज, तो एवरेज में हम लोग किससे डिवाइड देंगे? तो n से डिवाइड दे देंगे। किससे डिवाइड दे दीजिएगा? तो n से n कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है n प्लस 1/2। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n प्लस 1 कितना 2। क्लियर है 44। चलिए आते हैं 45। 45 में कह रहा है कॉमन फैक्टर 12 a का पावर 4 b का पावर 6 18 a का पावर 6 सी स्क्वायर 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन का जो है वो कहा जा रहा है, इस एक्सप्रेशन का हमें क्या कहा जा रहा है? तो सर्वगुणनखंड लिखने। सर्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ HCF। तो हम लोग करेंगे क्या? देखिए मित्र क्या करते हैं, 12 18 और 36। हम लोग 12 18 और 36 का जो है HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? HCF, जो कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर है? हमारा HCF कितना आया? 6 आया। अब 6 आया, आप देखिए a का पावर 4 यहाँ भी है, a का पावर 6 यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी, तो मिनिमम a का पावर यहाँ है, b किसी में है ही नहीं, आप चेक कर लें, c किसी में है ही नहीं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 6a स्क्वायर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सॉरी, इस क्वेश्चन में जो है आप देखेंगे ब्रैकेट जो है टाइपिंग में मिस कर दिया है, तो ये टाइपिस्ट की गलती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं 47 पे, आप देख लेंगे। अब ये भी क्वेश्चन में एरर है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें मालूम है क्योंकि सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सेंट्रल एसएससी में, तो ये हमें मालूम है। कहते हैं यदि ए और बी दो धनात्मक वास्तविक संख्या है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक संख्या है, तो कह रहा है ए प्लस बी कितना बोला जा रहा है आपसे? कहा जा रहा है कि a प्लस बी जो है वो 20 है, और यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, ओनली ए बी का वैल्यू, ओनली किसका वैल्यू? ए बी का वैल्यू 4 है। और यहाँ पूछा जा रहा है ए क्यूब, ये नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या हो, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का। क्लियर है? और दूसरा एक फॉर्मूला इसी का होता है हम लोगों का क्या? तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस, एज यू लाइक दिस, आप जैसा चाहते हैं। तो हम प्रेफर करेंगे ये सेकेंड फॉर्मूला को। किसको प्रेफर करेंगे? सेकेंड को। काहे कि इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, हमें a प्लस बी का वैल्यू गिवन है, a प्लस बी का वैल्यू हमें क्या है? गिवन है। क्लियर है? हमें a प्लस बी का वैल्यू गिवन है, और हमें 3ab का भी वैल्यू गिवन है, फिर हमें a प्लस बी का फिर से वैल्यू वही वैल्यू रख देंगे। तो अब देखिए ये जो हमारा आएगा, तो ये कितना आएगा? तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 3 0 हो जाएगा। क्लियर है? 2 का क्यूब 8 और कितना 0 हो जाएगा? 2 ट्रिपल 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आइए यहाँ पे 8000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 240। तो अब जब हम लोग 8000 में से 8000 में से 240 को, जब 8000 में से 200 की इसको 40 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 9 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा,
और यहाँ भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7760 हमारा आंसर कौन होगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, कहता है वह न्यूनतम संख्या। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल बचता है। वो छोटी से छोटी संख्या आप बताएं जिसे आप 4, 5, 6 से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है? 1, 2, 3। एक तो होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड, तो यहाँ हम ऑप्शन वाइज जा रहे हैं। 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो 1 दे रहे हैं, 5 से दे रहे हैं तो 2 दे दिया, और 6 से दे रहे हैं तो क्या दे दिया हमें? 3 दे दिया। लेकिन यदि सॉल्व करने का तरीके से आप जाएंगे तो देखिए, पहले आपको क्या करना होगा? 4 लिखना है, 5 लिखिए, फिर 6 लिखिए। अब देखिए 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, आप देखें इक्वल बचेगा। फिर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करने बोले? 2 को। यहाँ भी 3 आ जाएगा। फिर 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ भी आया 3। अब हम लोग क्या करेंगे? तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? तो 4, 5 और 6 का, जो कितना आएगा? 60 आएगा। अब हम लोग सीधा रिक्वायर्ड आंसर कैसे लिखते हैं इसका देखिए। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा 60 में से ये जो सब में कॉमन है, ये 3 को हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही हमारा आंसर आएगा और इस सवाल को बनाने का तरीका यही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 57। या तो हमने बोला कि आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 से डिवाइड दीजिएगा, फिर जो रिमाइंडर आ रहा है उतना आ जाएगा, फिर 5 से दीजिएगा, फिर वो आ गया, 6 से दीजिएगा, फिर 3। अगर ऐसा आ जाता है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है? पी क्यू का 50%, पी प्लस क्यू का 30% और Q इक्वल टू x% P का, तो x का मान क्या होगा? तो देखिए, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है? P माइनस क्यू है, का कितना परसेंट है? 50%। इधर P प्लस क्यू का कितना परसेंट के इक्वल है? तो 30% के इक्वल है। कितना परसेंट के इक्वल है? 30%। 30 बाई कितना हो जाएगा? 100। तो ये देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। ये 0 से भी 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 5। तो 5 से p को मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी p को। अब देखिए p के पास यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो डिफरेंस निकालेंगे। 5 पे में से 3p जाएगा तो कितना p हो जाएगा? 2p। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे q से 5 को अब q से मल्टीप्लाई होगा, 3 को भी q से। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, 5q प्लस 3q कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट साइन प्लस करते हैं, बताए थे आपको। तो ये क्या कर देंगे हम लोग? 8q। 2 से कितनी बार में कैंसिल हो गया? 4 बार में। तो p बाई क्यू जो है वो 4 बाई कितना आ गया? 1। तो आप यहाँ पे देखें, अब q का वैल्यू वहां आपका कितना है? 1 है। यहाँ पे x% है तो x बाई 100। p का वैल्यू कितना है? तो 4 है। 4 से कितना बार में? 25 टाइम्स में 25 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है? तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, कहता है किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% के दो क्रमिक छूट वाले विक्रय मूल्य में 504 रुपए का अंतर। कितने रुपए का अंतर आया? 504 का अंतर। तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है मार्केट? देखिए है क्या, ऐसे समझिए, आपका ये कंटेनर है, आप सेलिंग के लिए रखें, ठीक है, दोनों सेम ही प्राइस का, सेलिंग के लिए आपने रखा। तो आपने क्या किया, इस पे ओनली 35% का डिस्काउंट,
लेकिन इस पे आपने क्या कर दिया, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। एक 20% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, प्लस कितना परसेंट का एक डिस्काउंट दिया है आपने, 15% का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। इससे इस दोनों में क्या हुआ, इस पे डिस्काउंट दिए तो SP1 आ गया, और इस पे भी डिस्काउंट दिए तो ये दूसरा SP आ गया उसी ऑब्जेक्ट का। प्राइस दो तरीके का प्राइस हुआ, लेकिन दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने रुपए का है, तो 504 रुपए का है। तो आपसे पूछ रहा है मार्केट प्राइस बताइए इसका कितना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं अब, सॉरी नेक्स्ट कह रहे हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला मान लीजिए जो आपने डिस्काउंट केस फर्स्ट में आपने डिस्काउंट कितना परसेंट का दिया है, 35% का, ये तो डन है, आपने दिया है। दूसरे में कितना परसेंट का आपने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट को हम लोग माइनस से दिखाते हैं। दूसरा डिस्काउंट जो है हमारा 20% माइनस 50%, माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 15 बाई कितना हो जाएगा हमारा 100। क्लियर है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा 35 प्लस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा माइनस 35, ये हो जाएगा 300 बाई कितना हो जाएगा 100। तो अब आप देखें क्या, माइनस 35 प्लस 3, ये भी परसेंटेज में है और ये भी परसेंटेज में। तो डिफरेंस क्या होता है, जब बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, इसका मतलब है ये बड़ा है, इसमें से जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी डिस्काउंट है तो ये भी माइनस लगा हुआ है, डिस्काउंट वाले में माइनस लग जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 35 कट जाएगा। तो वैरी करेगा कौन, वैरी करेगा कितना परसेंट, 3%। 3% के कारण कितना वैरी कर रहा है, 504। तो 3% के कारण कितना वैरी कर रहा है, 504 वैरी कर रहा है आपका। क्लियर है, तो अगर ये वैरी कर रहा है तो आप देखें यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 3% जो है वो कितने के बराबर है, 504 के बराबर है। तो 1% जो होगा भाई वो कितने के इक्वल होगा, तो 504 बाई कितना 3, इसीलिए कितना परसेंट, 100%। MRP तो 100% पे लगा है, तो 504 बाई 3 इंटू कितना 100। तो अब देख लीजिए ये कितना बार में घटेगा, 16 बार में, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 16800। क्लियर है, 16800। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहता है यदि एक दुकानदार 80 रुपए का अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% का 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। याद रखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो मान लीजिए पहले ये 80 रुपए थे, आपने इस पे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया, 5% का दिया। तो अब जो न्यू प्राइस आया है ये हमारा SP1 है, मान लीजिए। तो 10% यानी कि 10% बराबर जो है हमारा वो 8 हो गया, तो 5% बराबर कितना होगा, 4। तो 80 में से जब 4 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 80 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 76, कितना आएगा 76। अब फिर आपने क्या करा, फिर 5% का डिस्काउंट दिया आपने, इसको क्या करा है आपने, फिर से 5% का डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, फिर से 5% का डिस्काउंट। अब ये फाइनल SP आ रहा है आपका, क्या है कि आप आगे डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। तो अब जब आप आगे डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो आप देखिए कि आपका आ क्या रहा है। क्लियर है यहाँ पे, तो अब देखते हैं जो 5% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दें 5% जो है
वो 7.6 होता है। क्लियर है? 7.6। तो सॉरी 10% जो है हमारा 7 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा। तो 5% जो है वो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के एसपी लिखने के लिए 76 में से 3.8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 5, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 2, और यहाँ पे कितना हो गया 7। तो 72 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 12,000 रुपए की राशि है, साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई है। ठीक है, दर पता नहीं है। कह रहा है 4 महीने के बाद इसमें 6,000 रुपए और इंक्लूड कर दिया गया और कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर के मुकाबले 2 गुना है। साल के अंत में ब्याज के रूप में उसे 2,800 रुपए प्राप्त होते हैं। तो प्रारंभ में लगाई गई ब्याज की दर की गणना करें। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, आप समझिए कि मैंने आपसे 12,000 रुपए कर्ज लिया। रेट कितना पे ये फाइनल आपने नहीं किया, अब आप जान रहे कितना है या नहीं। क्लियर है? 4 महीने के बाद हमें पैसे की फिर से जरूरत पड़ी, मैं आपसे 6,000 रुपए फिर ले लिया। तो आपने बोला क्या, अब जो ये टोटल मूलधन है यानी कि 12,000 प्लस 6,000 18,000 पहले जितना रेट पे दिए थे, अब हम डबल लेंगे बोल के आपने हमें दे दिया। तो जब 1 साल खत्म हुआ तो हम आपको ब्याज देने गए, और ब्याज देने गए तो कितना ब्याज दे करके आए हैं, 2,800 रुपए ब्याज देकर आए। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का तो सब जानते ही हैं, P इंटू आर इंटू टी वाई क्या होता है हमारा, 100 होता है। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट का जो होता है R इंटू टी परसेंट, R इंटू क्या होता है, टी परसेंट। यदि सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए शॉर्ट में जब हम लोग निकालेंगे, तो अभी देख, अभी 12,000 रुपए की राशि है 4 महीने के लिए, रेट R मान लीजिए 12 महीना, इसलिए कि ईयर में तो बदलना है, बाई कितना हो जाएगा 100 प्लस फिर 6,000 रुपये ऐड हो जाएगा तो 18, फिर 8 महीने के लिए इंटू आर बाई फिर से कितना 100। ठीक है, फिर से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ये, और जैसे ही आपने 100 लिखा इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है ये? और इक्वल टू कितना के इक्वल हो जाएगा 2800। अब आप देखें यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से कितनी बार में 10 बार में, तो ये हमारा 40 आ रहा है प्लस, अब ये फिर ये डबल जीरो से ये डबल जीरो, अगर देखें ये डबल जीरो से फिर ये डबल जीरो, फिर यहाँ से 6 टू ज़ा 12 है, 6 टू ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। क्लियर है? 12 से कितना बार में कट जाएगा ये, 12 से कट जाएगा ये 15 टू ज़ा 30, कितना बार में कट जाएगा 15 टू ज़ा 30। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, सॉरी रेट डबल होगा ना, रेट 2R कर दीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि रेट डबल करना था ना, तो रेट डबल कर दिए तो 2R हो गया। तो अब जब 2R करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 240R इक्वल टू कितना हो गया 28। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये 280R होगा। तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएंगे हमारे से, तो 10 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो रेट कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। रेट कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
क्वेश्चन कहता है यदि पहले वर्ष 4% की दर से, दूसरे वर्ष 5% की दर से तथा तीसरे वर्ष 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त मिश्र धन कितना रुपए हो, तो मूलधन क्या प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए अगर अमाउंट पूछा जाता है, ये मोर कैलकुलेटिव होता है, इसका ज़्यादा शॉर्टकट कहीं आप ढूंढ के देख लीजिए, जल्दी नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो आइए, इसका फॉर्मूला होता है 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3 कितना हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला होता है। एक दूसरा रूल क्या होता है इसका बनाने का, मैं दिखा। पहले कितना परसेंट है 4%, तो 4% को कितना लिखिएगा 1/25। दूसरा कितना परसेंट है 5%, तो 5% को कितना लिखिएगा 1/20। तीसरा कितना है 6% है, तो इसको 3 कितना लिखिएगा 50 लिखिएगा। क्लियर है। अब देखिए होता क्या है एक शॉर्टकट में, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दे रहा हूं मैं और यहाँ पे लिख दे रहा हूं अमाउंट। तो देखिए होता क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब ऐड होगा तो बनता है अमाउंट, P प्लस आई। तो P प्लस आई जुड़ेगा तो अमाउंट हो जाएगा। तो 25 प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 26। यदि यहाँ पे प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। क्लियर है। और यदि हमारा अभी पे प्रिंसिपल कितना है हमारा 50 है तो अमाउंट हो जाएगा 53। क्लियर है ये चीज आपको। एक मिनट हीरो फोन। क्लियर है। तो अब आप देखें यहाँ पे, तो एक मिनट, तो अब यहाँ पे देखें तो इसमें एक रूल क्या होता है, ये जितने भी डेटा आप देख रहे हैं, ये जितने भी डेटा आप देख रहे हैं, इस सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 20 50। तो ये हमारा प्रिंसिपल आता है और जब इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस डेटा को तो अमाउंट आएगा। क्या आएगा अमाउंट आएगा। तो अब आप देखें जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 टू 50 हो गया, 50 को 50 से करिएगा तो 25 हो जाएगा। कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा किसको 26 इंटू 21 इंटू किसको मल्टीप्लाई करिए तो 26 इंटू 21 26 इंटू 21 इंटू कितना को बाबू 53 को, इंटू कितना को मल्टीप्लाई करेंगे 53 को तो 28,938 आएगा। 28,938 आएगा। 28,900 कितना आएगा 38। क्लियर है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है, जबकि आपको मिश्रधन गिवन है। मिश्रधन इतना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो देखिए ये इतना यूनिट है। क्लियर है, ये इतना यूनिट है। तो अभी आप देखें यदि हमारा 28938 जो होगा वो कितने के इक्वल हो जाएंगे 4630.08 के हैं। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 4630.08 बाई 28938। इसीलिए हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 25,000। कितना थाउजेंड है 25,000। तो जब इस डेटा को अब किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए रिक्वायर्ड आंसर के लिए 25,000 से, किससे मल्टीप्लाई किया जाए 25,000 से 4630.08 बाय कितना हो जाएगा 28938। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे
तो आपका ये आएगा 4000। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल करके कितना 1000 आएगा, 4000 आएगा, आप देख लेंगे। लेकिन एक बात हमारी आपके लिए सलाह होगी, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिले, लेस कैलकुलेशन है तो तुरंत आप सॉल्व कर लीजिए। अगर मोर कैलकुलेटिव है तो आप सारे क्वेश्चन बना लें सारे सेक्शन का, और जब टाइम मिले तब आइए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि वो तो चाहता है कि बच्चे को आ रहा है तो वो अपना टाइम बर्बाद करे इसके पीछे। क्लियर? तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट रखिए कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिखे तो आप सवाल एकदम लास्ट में लगाएं। ये चेक कर ले कि कैलकुलेशन है या नहीं, एक बस एक निगाह से देखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। सब बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन जो टाइम टेकन है उसको छोड़ना भी पड़ता है। ठीक है? मैं ये नहीं कहता हूं कि क्वेश्चन आप मत लगाएं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन लगाना है। सारे सेक्शन को सॉल्व कर लिए फिर जाकर के आए सीआई में। ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन है, कह रहा है एक कारखाने में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 14:9 है। ठीक है? और 14:19 है। किसमें? पुरुष मेल है और फीमेल है। मेल 14 है और फीमेल 19 है। क्लियर है? यदि कारखाने में कर्मियों की संख्या, कर्मियों में क्या हो गया, मेल फीमेल दोनों आ गया। कर्मियों में कौन हो गया? मेल और फीमेल आपका टोटल आ गया। तो कह रहा है कारखाने में कुल महिलाओं की संख्या ज्ञात करिए कि कारखाने में कुल कितनी महिलाएं थी। ठीक है? कुल कारखाने में कुल कितनी महिलाएं थी ये ज्ञात करना है। तो हमें कुल यूनिट में देखना है कि इसको जब आप ऐड करेंगे 9 4 कितना हो जाएगा, 13 कैरी 1, ये हो जाएगा 33। तो यानी कि 33 यूनिट बराबर हो जाएगा 2145। तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 2145 बाई 33। तो किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो फीमेल, फीमेल है कितना, 19। तो देयरफॉर कितना, 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 214533 इंटू 19। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका आएगा 1235। क्या आएगा, 1235। आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 54। अब कहता है एक्स वाई जेड ने एक व्यापार आरंभ किया। एक्स तथा जेड ने 2:1 के अनुपात में, जबकि एक्स तथा वाई ने 3:2 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। यदि वार्षिक लाभ इतना है, वार्षिक लाभ कितना है ये दिया हुआ है। तो अब देखिए हमें क्या कह रहा है, एक्स वाई तथा जेड ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें एक्स तथा जेड ने 2:1 में धन लगाया। एक्स जेड किस अनुपात में लगाया है, 2:1 में। एक्स वाई किस अनुपात में लगाया है, 3:2 में। तो हम क्या करते हैं, थोड़े से चेंज करते हैं इसके रेशियो। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, जेड रेशियो एक्स लिखते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा 1:2। ये हमारा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको हम एज ए टीज लिखते हैं, एक्स रेशियो वाई। 3 कितना हो जाएगा हमारा 2। तो यदि अब हम निकालें जेड एक्स और कितना वाई, तो आप देखें मेरा क्या आएगा। तो अब देखिए 3 1 जा 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 होगा। फिर 2 से 2 को करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4। अब ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। यदि इन्वेस्टमेंट सबका सेम टाइम पीरियड के लिए हो तो इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाता है। इन्वेस्टमेंट ही किसका रेशियो हो जाता है, प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। तब अब हम लोग करेंगे क्या इसको, ठीक है? अब हम लोग इसको करते क्या है, तो ये देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये कितना यूनिट देगा हमें, 13। और 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1573।
अब 1 इक्वल टू 1 यूनिट कितना हो जाएगा 157300 बाई कितना 13। तो अब 13 से आप देंगे तो चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एक बार 157300 किससे देना है तो 13 से तो 1 13 टू जा 26 अच्छा 121 कितना हो जाएगा ये हमारा 121 ये जो कैंसिल होगा तो ये 100 कितना आ जाएगा 2100। तो अब किसका हिस्सा पूछा जा रहा है आपसे तो y का तो y यहाँ पे कितना है तो 4 है तो 121 इंटू कितना से कर दीजिए 4 तो 0 तो आपका आ ही जाएगा तो 484 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए 56 ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है आज के सेट का मतलब एक क्वेश्चन है अच्छा टाइप है ये क्वेश्चन एक ऐसे तो आपके सेट का सारा अच्छा क्वेश्चन रहता है क्योंकि सीजीएल बहुत क्वेश्चन इसमें सीजीएल सेंट्रल एसएससी के मेंस का भी है देखने में आ रहा है। ठीक है तो कहता है सोने और चांदी के दो मिश्र धातुओं में सोने और चांदी का अनुपात 7:22 है और 21:37 यानी कि दो बर्तन है मिश्र धातु है तो मान लीजिए जैसे आपका ये एक पॉट है ठीक है इसमें आप गोल्ड और सिल्वर 7:22 में है दूसरा भी एक पॉट है आपका तो उसमें गोल्ड और सिल्वर का जो अनुपात है वो है 21:37 ने क्या किया इसे एक बड़ा कंटेनर में डाल दिया ठीक है इसको आपने क्या किया एक बड़ा कंटेनर में डाल दिया तो इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में अब जो किस अनुपात में मिलाइए जिससे गोल्ड और सिल्वर जो है वो 25 कितना हो जाए 60। क्वेश्चन ये कह रहा है किस अनुपात में इसको मिलाइएगा जिससे कि रिजल्ट क्या हो जाए इतना इस रेशियो का हो जाए क्लियर है तो क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसे एलिगेशन इसलिए लगाते हैं कि एलिगेशन में एवरेज इन्वॉल्व होता है क्या इन्वॉल्व होता है एवरेज इन्वॉल्व रहता है किसमें एलिगेशन में क्लियर है एलिगेशन में एवरेज इसलिए इन्वॉल्व रहता है कि हमेशा एक वैल्यू जो है वो क्या होगा हमारा एक से बड़ा होगा और दूसरे से क्या होगा छोटा होगा तो जैसे यहाँ पे आप देखें आपका कितना है 7/22 है तो हम गोल्ड को ऊपर रखते हैं तो 7 में 22 को करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 29 फिर 21 ऊपर करेंगे आप तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8 और 58 इसके नीचे में क्लियर है और अब क्या हो जाएगा 25 और नीचे में आ जाएगा 87। अब एक पते की बात बताते हैं ये है हमारा 7 87 हो जाएगा अब मैं आपको कहता हूं कि आप एलसीएम लीजिए 29 का 58 का और 87 का आप यहाँ क्या पाएंगे 29 इंटू 2 पाएंगे 29 इंटू 3 पाएंगे तो जो एलसीएम होगा तो 29 तो आना ही है 29 क्या करना है आना है तो ये 29 ये 29 ये 29 कट जाएगा फिर 3 आएगा तो ये कट जाएगा और 2 आएगा तो ये यानी कि एलसीएम हुआ 29 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 3 इंटू 2 तो 29 से 29 कट गया 3 2 जा 6 7 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 तो अब जो नया वैल्यू इसका निकल के आया है वो आया है 40 क्लियर है तो अब यहाँ पे आइए उसी तरीके से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 29 इंटू 3 इंटू 2 आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो आएगा 29 इंटू 2 कट जाएगा कितना 58 तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस क्लियर है तो ये हो जाएगा नया वैल्यू जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 60। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो होगा क्लियर है तो हम लोग किससे करेंगे 29 इंटू 3 इंटू 2 तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा
और ये हमारा जो नया वैल्यू होगा मल्टीप्लाई हो करके यहाँ के लिए दे देगा 50। अब देखिए 42 से बड़ा है और 63 से छोटा है, तो 63 में से जैसे ही अब आप वो 50 को माइनस करिएगा तो ये रिजल्ट दे देगा हमारे पास 13। फिर यहाँ पे रेशियो डालेंगे और 50 में से जैसे ही आप 42 को 50 में से जैसे ही 42 को आप माइनस करेंगे तो ये आपका दे देगा 8। तो हमारा आंसर जो होगा 13 रेशियो कितने का होगा, 8 का होगा। किसका होगा, 13 रेशियो 8 का होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उनके लाभ है 7 जुड़ जाते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो देखिए ये M1 इंटू D1 पे है। पहले देखिए टोटल वर्क 25 आदमी कितने दिन में कर रहा था, 16 दिन में। क्लियर है? लेकिन ये बात पहले से कहा जा रहा है 16 दिनों में पूरा कर सकता। ठीक है, काम शुरू करने से, देखिए काम शुरू करने के 4 दिन बाद, काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 आदमी, तो 4 दिन तक तो वही लोग ना काम किया है। कितना, 25 इंटू 4। अब इसके बाद आप 5 आदमी को बढ़ा लिए तो 30। हमें नहीं पता कितना जाएगा ये। अच्छा देखिए यहाँ पे M1 D1 T1 का जो ये तो एक ही काम था, यहाँ भी कितना है, तो 1 का तो कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में होता नहीं है, तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा 400। ये हो गया 100, ये हो गया 30x। तो ये 400 में से 100 माइनस हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा एक, तो ये हमारा 300 हो जाएगा और यहाँ हो गया 30x। तो इससे कितनी बार में कट जाएगा, तो 10 बार में। x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा हमारा 10, यानी कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 10 डेज में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी क्वेश्चन दमदार है। ठीक है, कहता है किसी कक्षा के अनुभाग ए में, इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा समझने के लिए। कहता है किसी कक्षा के अनुभाग ए में, मान लीजिए सेक्शन ए है और अनुभाग बी में, एक ही कक्षा है, 2 सेक्शन है ए और बी में, छात्रों का क्रमशः 40 संख्या जो है 40 और 42, मतलब ये ए है ये बी है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है सेक्शन ए में 40 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है सेक्शन बी में वो कितना है, 52 है। कहते हैं सभी छात्रों का गणित में औसत स्कोर 70, प्रत्येक बच्चा को लगभग 75 आया है। यदि अनुभाग ए यानी सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर बी के औसत स्कोर से 20% अधिक, बात समझिएगा। अब कह रहा है देखिए औसत जब भी निकाला जाता है तो आप ध्यान रखिए, जैसे आपके घर का अर्निंग है, जो भी अर्निंग हो, मान लीजिए कोई 500 पर डे अर्न कर रहा है, कमा रहा है, वहीं पे कोई आदमी 25,000 पर डे अर्न कर रहा है, वही घर में कोई 2 रुपया पर डे अर्न कर रहा है, तो जब एवरेज निकलेगा तो जो 2 रुपया भी कर रहा है उसको भी इक्वल वैल्यूज मिलेगा, जो 25,000 भी कर रहा है उसको भी, और जो 500 कर रहा है, यानी कि डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एवरेज में। तो यहां कहा जा रहा है कि किसी कक्षा के अनुभाग ए में, अनुभाग बी में छात्रों की संख्या तो दे दिया, लेकिन कह रहे हैं औसत, यदि ए का औसत की बात करें, यदि औसत की बात करें ए का और बी का भी औसत की बात अगर होती है तो ए जो है 20% अधिक था। मान लीजिए इसका औसत यदि x मानते हैं आप, इसका औसत यदि आप x मानते हैं तो ये इसका औसत x इंटू 120/100 मानिए, तो इनका जो औसत होगा वो 6/5x हो जाएगा। 6x बाई कितना हो गया इनका औसत, 5x, और ये कितना x है, x। लेकिन ओवरऑल एवरेज कितना दिया हुआ है, 75, यही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल एवरेज इतना है, तो आप जोड़ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप ध्यान रखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपका 40 प्लस कितना है 52, 92 है।
और सबका एवरेज ओवरऑल दोनों सेक्शन का मिला के अभी एवरेज कितना है 75 है। तो यानी कि टोटल दोनों सेक्शन मिला के जो मैथ्स के अंकों का योग होगा वो कितना होगा, तो वो देखिए टोटल सम ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स जो है, मैथ मार्क्स जो है वो कितना आ गया हमारा, तो 92 इंटू 75। कैलकुलेट मत करिएगा, बस ऐसे रहने दीजिए। अब सेक्शन वाइज कैलकुलेट करते कितना कितना मार्क्स है। आप ही बताइए, औसत बी का है तो बी जो हमारा मार्क्स लाएगा, बी कितना है x, और बी में छात्र की संख्याएं कितनी है आपको पता है 52, तो ये हमारा हो जाएगा 52x। अब ए में छात्र की संख्या कितनी है 40 है, और उसका औसत कितना है 6x/5, 6x/5, तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये 48x हो गया। कितना x हो गया, सेक्शन ए में कुल अंकों का योग 52x है, सेक्शन बी में कुल अंकों का योग कितना है 48x। तो जब इस दोनों को ऐड करिएगा तो ये टोटल अंकों के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा। तो हम लोग चलिए चलते हैं, इसमें कितना है 52x 48x, दोनों को ऐड करते हैं, कितना 52x 48x, 52x प्लस 48x इक्वल टू कितना है 92 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 75। जब आप इसे ऐड करें तो ये 100x, 92 इंटू कितना है 75, तो b का ही औसत पूछ रहा है, और b का औसत कितना हमने माना है x, तो 92 इंटू 75 बाई 100, 4 बार में, और 4 से यहाँ कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आएगा। बी का औसत कितना आएगा 69 आएगा, बी का औसत कितना आएगा 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। मान लीजिए ये सीट दीवार है, ये मान लेते हैं हमारी सीढ़ी है, ये दीवार के सहारे झुकी हुई है, ठीक है। और क्षैतिज भूमि के साथ 9 नहीं होगा, यहाँ पे थीटा होगा। कौन इस प्रकार बनाती है कि थीटा जो है ना हमारा, वो थीटा का वैल्यू है 12/5, थीटा नहीं है 10 थीटा है। यहाँ पे कितना है 10 थीटा, 10 थीटा का वैल्यू 12 कितना है 5, क्लियर है। तो यहाँ पे 10 थीटा का वैल्यू है, यहाँ पे 10 थीटा का वैल्यू है 12/5। यदि दीवार सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार और सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितनी दी हुई है 24 मीटर है, तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी ज्ञात करें। आधार की दूरी, ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, ये तो इजी है। 10 थीटा बराबर आप जानते हैं पी होता है, पी बाई क्या होता है बी, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो यानी कि 12 यूनिट बराबर कितना हो गया 24, 1 बराबर कितना हो गया 2, तो इसीलिए कितना है 5, तो इसीलिए कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 कितना यूनिट हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 10। ये डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो चलिए अब 60 है। ये क्वेश्चन तो और उम्दा क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर जानते हैं तो कह रहे हैं उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास का बिंदु, ये वृत्त, ठीक है, ये सेंटर हो गया, व्यास का बिंदु जो है 4,3 है और -2,1 है, और वृत्त का जो इक्वेशन होता है मैं बता देता हूं यहाँ पे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे h और k जो होता है, ये h एंड k कोऑर्डिनेट
ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। निर्देशांक ज्यामिति जो है, कोऑर्डिनेट जो है, निर्देशांक जो होगा बी और के का, वो कहाँ पे हो, किसका है, वो सेंटर का होगा। तो देखिए सर्कल का ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। अगर हमें मान लीजिए यहाँ से एच चाहिए, एच यहाँ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एच है, ठीक है। तो एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। तो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड दे दीजिए। 4 माइनस ऐड करिएगा, माइनस से होगा 2, तो 2 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आइए, अब के निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट, के वाई को रिप्रेजेंट करते, तो वाई से वाई को, सॉरी वाई से वाई को कर दीजिए, ये y से y को कर दीजिए, तो 3 + 1/2, 4/2 कितना हो जाएगा हमारा 2। यानी कि h और x अति कहते हैं h और k निकल गया। अब देखिए सेंटर, ये जो डिस्टेंस है ना, रेडियस, ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट में होता है। देखिए यहाँ का अगर x कोऑर्डिनेट में से यहाँ के x कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, यहीं के y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, तो r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मान लीजिए हम -2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, -2 में से 1 घटाएंगे तो -2 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 में से हम कितना घटाएंगे, -2, फिर +1 माइनस क्या कर देंगे, -2 का होल स्क्वायर। अब ये -3 का स्क्वायर करिएगा 9 होगा, 1 का करिएगा 1 ही होगा, तो ये √10 हो जाता है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लिख देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो आप किसी को x1 और किसी को x2 मान सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर अब हमें चाहिए, देखिए r है, लेकिन हमें क्या चाहिए, r स्क्वायर चाहिए। r स्क्वायर चाहिए तो ये कितने में चेंज हो जाएगा, 10 में। तो अब आपको पता है कि आपका h1 है और k कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, आपको पता है कि आपका h जो है वो 1 आया है और k जो है वो 2 आया है, और r स्क्वायर कितना आया है आपका, 10 आया है। तो यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2x, y स्क्वायर -4y, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू कितना हो गया 10। तो अब बाबू ये कितना हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x -4y, 4 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, ये हमारा इक्वेशन का सर्कल हुआ। तो आप देख लें कहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, देख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y, 3 नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y +5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए धन्यवाद आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।